नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ एडी सेंटर। आज हम मुलाकात करेंगे फैसल एडी साहब से। फैसल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। जनाब फैसल एडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एडी फाउंडेशन के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं जिसको हल करने की फौरी ज़रूरत है? ट्रैफिक डिसिप्लिन हमारे यहाँ अच्छा हो जाए ना, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों इंसानी जानें बचा सकेंगे। एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है? हमारे पास तकरीबन 99% बच्चे जो है वो अपने बुरसा को पहुंच जाते हैं। हर पुलिस वाला सबसे पहला जो अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि आपने एडी सेंटर में चेक किया है कि नहीं किया। पहले हमारे पास लड़के हमारे पास 500 होते थे, अब हमारे पास मुश्किल से 50 लड़के रह गए। वो 450 जो है ना, वो समझ लो अपने घरों को चले गए। ऐसे भी कुछ होते होंगे कि बच्चे आपने पहुंचाने की कोशिश की या कोई कनेक्शन हो गया और पता चलिए कि जी वारिस तो हैं, वाली तो हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाह रहे। स्पेशली माजूर बच्चे जिनको क्लेम नहीं करता कोई भी, और अगर कोई आ भी जाता है तो फिर वो लेके नहीं जाते या मिलने नहीं आते। तो जो माजूर होते हैं ना, जहनी माजूर हों, जिस्मानी माजूर हों, उनको छोड़ के चले जाते हैं बहुत सारे लोग। तो वो बच्चे फिर हमारे पास ही रहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ पर्सन, अब मैंने आपको पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए नहीं देखा। आपकी पिक्चर्स मैंने कहीं एम्बुलेंस में या कहीं बिलबोर्ड्स में या कहीं चौराहों पे नहीं देखा, क्योंकि मैं कराची अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा हूँ। तो मुझे पर्सनल ब्रांडिंग वाले एनजीओज बहुत दिख रहे हैं। वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मैं उसको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एज अ पर्सन आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं पर्सनल ब्रांडिंग करते? आपका माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम है, एडी फाउंडेशन। एडी साहब का बहुत बड़ी लेगेसी है। आप चाहें तो आप ऐसी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये सब पीछे हट जाए। देखिए, हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड एडी साहब का है, उनका चेहरा है, वही है काफ़ी हमारे लिए। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी तशहीर करें ज़ाती? अगर हमारी तशहीर होगी तो हमारे काम से होगी और वो खुद ही हो जाएगी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ एडी सेंटर। आज हम मुलाकात करेंगे फैसल एडी साहब से। नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क चलाने वाले और नोबेल प्राइज विनर, पाकिस्तान का फखर, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एडी साहब के जो बेटे हैं फैसल एडी, उनसे मुलाकात करेंगे। बातें करेंगे मिसिंग चिल्ड्रन, मिसिंग किड्स के हवाले से। आजकल सुनने में बहुत आ रहा है कि बच्चे या तो अगवा हो रहे हैं, या तो मिस हो रहे हैं, या तो बच्चे गायब हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पूछेंगे कि इन लोगों का इनकाउंटर किस तरह से होता है, किस तरह से ये बात करते हैं, किस तरह से मुलाकात करते हैं, किस तरह से ये बच्चों को ढूंढते हैं और किस तरह से बच्चे मिलते हैं, और किस तरह से ये अपने बच्चों को अपने घरों तक पहुंचाते हैं। क्या हम एज एन अवाम इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं? और कुछ बातें ये भी करेंगे कि ट्रैफिक के बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, इसकी वजह से जो एम्बुलेंस मेरे अक़ब में खड़ी हुई है उसको बहुत मुश्किलातें आती होंगी, क्योंकि जो बेचारा पेशेंट है जो अपनी आखिरी सांसें भी शायद गिन रहा हो, वो और मुश्किलातों का शिकार होता है। इस पे क्या अमल दरामद हो सकती है, क्या हल हो सकता है, ये भी पूछेंगे फैसल एडी साहब से। चले आए, मिलते हैं फैसल एडी साहब से। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, फैसल एडी साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। फैसल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। फैसल भाई, आज के जो हमारा टॉपिक है वो मिसिंग चिल्ड्रन के हवाले से है, मिसिंग बच्चों के हवाले से है। तो पहले तो आगाज करें कि बच्चे आपको मिलते कैसे हैं, कैसे मुलाकात होती है, सबसे इनिशिएट कहाँ से होता है? इसमें 2-3 जरिए, बल्कि 3-4 जरिए हैं। इसमें बाज़ औक़ात जो है वो माँ आके जमा करा जाती है, बाप आके जमा करा जाता है। कोई मसला हो घर में, घर ख़त्म हो गया हो या आपस में तलाक हो गई हो, तो वक्ती तौर पे वो जमा करा जाते हैं। और मिसिंग नहीं होते। मिसिंग में जो है वो बाज़ औक़ात मोहल्ले में अगर किसी का मिसिंग हो गया, शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग एरिया के अंदर से मिसिंग हो गया, रेल ट्रक अड्डे पे, बस अड्डा जो होता है, बस अड्डे पे जो है जहाँ पे आउट ऑफ सिटी की बसें चलती हैं, वहाँ पे अगर किसी का बच्चा मिस हो गया तो वो भी हमें जो है वो जमा करा देते हैं, या पुलिस वाले को जमा कराते तो पुलिस वाले हमें जमा कराते हैं। तीसरा रेलवे पुलिस है, वो हमें जमा कराती है। तो फिर जो है ये 3-4 जरिए हैं जिसके ज़रिए हमारे पास बच्चा आता है। ठीक है। और इन जब बच्चे आपके पास आते होंगे तो लाज़मी आती है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली चैलेंज बहुत होते होंगे, उसको किस तरह से कैटर करते हैं? नहीं, शुरू में खौफ ज़्यादा होते हैं बच्चे, और बड़ा हो तो ठीक है वो कोऑपरेटिव होता है, लेकिन छोटा बच्चा अनकोऑपरेटिव होता है बाज़ औक़ात।
रोना धोना होता है उसका, लेकिन वो फिर करना पड़ता है, बर्दाश्त होती है, हमारी सिस्टम है। हम अपने पास रख लेते हैं हमारे जो चाइल्ड होम्स हैं, और इसके वर्षा जो है वो फिर जब भी कोई पुलिस के पास जाता है, कि कहीं पे भी जाता है, तो उनको यही कहते हैं कि आप ईदी सेंटर में जाके चेक करें। हमारे पास तकरीबन 99% बच्चे जो है वो अपने वर्षा को पहुंच जाते हैं, जो मिसिंग आते हैं। 99% वो ढूंढते ढांढते पुलिस के पास भी जाएंगे तो हर पुलिस वाला सबसे पहला जो अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि आपने ईदी सेंटर में चेक किया है कि नहीं किया। और अब तो मुख्तलिफ ऐप्स भी बन गई हैं, ज़ैनब के नाम से कोई सिंध पुलिस की ऐप है, तो उसमें भी हम लोग जो है वो अपने चीज़ें लोड करते हैं या अपलोड होती हैं, और उसमें से भी जो है वो कुछ चीज़ें हमें आसान हो गई हैं मिलना। और ये इसमें वॉलंटियर्स ने, जो पुलिस CPLC के कुछ लोग हैं, उन्होंने भी इसमें काम किया है, तो उससे फ़ायदा हुआ है। और मैंने जो आपको कहा ना, 99% बच्चे अपने घरों में पहुंच जाते हैं, लेकिन 1-2% जो बच्चे होते हैं ना, वो हमारे पास रह जाते हैं। उनके वर्षा या तो बहुत ही देहात साइड के होते हैं, या लेना नहीं चाहते, वो कोई सेपरेशन होती है, या फैमिली कोई इशू है, तो बात है। वरना मेजॉरिटी जो है वो 1-2% जो हमारे पास रहते हैं, फिर वो हमारे पास रह ही जाते हैं। फिर कोई साल 2 साल बाद, कुछ के तो 15-15, 20-20, 30-30 साल बाद भी मिले हैं। अच्छा। हाँ, 25-25 साल बाद भी जो है वो हमारे पास रह गए, उनकी शादियां हो गई। इसके बाद जो है वो उन्होंने ट्रेस करना, ढूंढता, बच्चा भी अपनी तरफ से अपनी तरफ से भी कोशिश करता रहता है ढूंढने की। तो 3-4 मिसालें हैं, मैं आप कहेंगे तो मैं आपकी उनसे मुलाकात भी करा दूंगा, और उनकी जो है उनका आप इंटरव्यू करना चाहें तो वो किस तरह उन्होंने अपने माँ बाप को ढूंढा, कैसे हुआ मुमकिन, तो आप ढूंढ। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है? मतलब जैसे आपके पास बच्चा आ जाता है तो आप प्रोसेस किस तरह से इनिशिएट करते हैं ताकि उनके माँ बाप भी उनके जो वर्षे उन तक पहुंच सकें? हम लोग तो अपने पास रख लेते हैं, फिर जो लोग ढूंढने के लिए आते हैं ना, वो हमारे पास आते हैं देखने के लिए, तो हम उनको दिखाते रहते हैं। जिनके बच्चे मिसिंग होते हैं वो हमारे सेंटर में आके ढूंढते रहते हैं बच्चे। तो अगर किसी का मैच हो जाता है और किसी का कहता है कि ये मेरा बच्चा है, तो वो बहुत छोटा बच्चा है तो वो रिकग्नाइज नहीं करेगा ना, तो अमूमन 1 साल के बाद वाले बच्चे जो है ना, माँ बाप को रिकग्नाइज कर लेते हैं। अच्छा, फिर मतलब इन्वेस्टिगेशन की कोई नीड नहीं रहती, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभार हम, आजकल तो हर मोबाइल में तस्वीरें हैं, सही बात, तो इजी हो गया ना। तो हम फिर, वो पहले जो सिस्टम था कि भाई एल्बम लेकर आओ, कोई तस्वीर लेकर आओ, तो एक एविडेंस के तौर पे चीज हमारे पास जमा हो जाती थी। ठीक। और एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है अगर एज अ स्पॉन्सर कोई देख रहा है? और स्पॉन्सर कोई खर्चा नहीं आता, एक घर में जितना खर्चा आता है उससे भी सस्ता पड़ता है हमें। ठीक है। और ये सारी चीजें ऑब्वियसली एडी फाउंडेशन अपने हाँ, हमें इतना खर्चा नहीं आता। हमें स्कूलिंग है और खाना पीना है और बिल्डिंगें तो हमारी अपनी है। अच्छा, स्कूलिंग भी आपको फराम दे रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो चाइल्ड होम है मीठादर एडी सेंटर में, इसके पीछे जो कमरे हैं वो स्कूल है इनकी। ठीक है। और फिर इनकी जो डेली लाइफस्टाइल होती है, वो टीचर्स आती हैं, वो इनको पढ़ाती हैं, वही इनके जो है वो दिन में देखभाल भी करती हैं, और यही सिस्टम है हमारा। यही पूरा सिस्टम है इनकी डेली एक्टिविटी, यानी कि यही है। यही होती है। जब बड़े हो जाते हैं तो ये दूसरे सेंटर में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे इनकी स्कूलिंग वहाँ पे होती है। एक हमारा स्कूल है जो मैट्रिक तक रजिस्टर्ड है, फिर वहाँ से मैट्रिक भी कर लेते हैं ये जो पढ़ने में है, और जो पढ़ने में नहीं है वो नहीं करते, कितनी भी कोशिश कर लें हम। होता है हमारे घर में भी, अगर 2 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं तो 2 बच्चे नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, अगर अवाम के हवाले से बात करें तो अवाम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है? अवाम ही से तो चल रहा है ये हमारा इदारा, अवाम की ही तरफ से चलता है। ये सारा आम पब्लिक का डोनेशन है। इसमें हम कोई गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं लेते, हम कोई डोनर एजेंसी से कोई ग्रांट नहीं लेते। दुनिया भर की एजेंसी डोनर एजेंसियाँ आती हैं हमारे पास, हम उनसे माजरत कर लेते हैं। जब आवाम हमें देती है, हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास जाकर। नहीं, लेकिन अगर एज एन अवाम किसी को हेल्प करनी है कि मैं इस बच्चे को अपने घर तक पहुंचाऊं, जिस तरह से डॉक्टर आमिर लाकत हुसैन मरूम साहब थे, उन्होंने बहुत भरपूर कोशिशें की रमज़ान ट्रांसमिशन में। हाँ, उसमें ये कभी कभार किन के फैमिली नहीं मिलती ना, तो उन बच्चों को हम इस तरह के रमज़ान ट्रांसमिशन में ले जाते हैं ताकि उनकी नशर हो टीवी के ऊपर, तो बहुत सारी फैमिलियाँ मिलती हैं। एक बस भी हम चलाते हैं जो इस साल हम नहीं चला रहे क्योंकि इस साल हमारे पास इतने बच्चे नहीं हैं। अच्छा। ना तो हर साल हम एक बस चलाते हैं जो अम्मी अब्बू की तलाश के लिए निकलती है, पूरे पाकिस्तान में वो बच्चों को लेके जाती है, और ज़बान के लहजे से हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से सूबे का है। और दूसरा उसका जो है वो बच्चा कुछ ना कुछ बताता है ना कि मेरे मोहल्ले में ये मस्जिद थी, ये स्कूल था। तो जब हम उस शहर में जाते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं,
तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। मिसाल के तौर पे शुरू में जो हमने 50 बच्चे भेजे थे तो उसमें से 40 बच्चे अपने घरों को पहुंच गए थे। और 10 रह गए। हाँ, मतलब इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया था, तो इससे फिर हमने पिछले 12-13 साल से हर साल बस निकालते हैं। इस साल हमारे पास बच्चे कम थे तो हमने बस नहीं निकाली। तो क्या ये अच्छी बात है कि बच्चे कम थे या ये बुरी बात है कि अच्छी बात है, बच्चे कम है। पहले हमारे पास सिर्फ लड़के हमारे पास 500 होते थे, अब हमारे पास मुश्किल से 50 लड़के रह गए, 50 मुश्किल से। वो 450 जो है ना, वो समझ लो अपने घरों को चले गए, और जो दूसरे ऐड होते गए वो भी अपने घरों को जाते रहे इसी वजह से। और फिर गांव देहात तक ईदी का मैसेज पहुंचा कि एक इदारा है ईदी का, जिससे लोग अगर मोहल्ले में कोई मिसिंग हो जाए तो आपको जाके उनसे, हमारे सेंटर तकरीबन हर जगह पर होते हैं, तो वो मदद करते हैं कि कहाँ पे बच्चे रखे जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके तलाश करें। अच्छा, अगर कोई बंदा है जिस तरह से नॉर्थ नाजाबाद के अंदर उसका बच्चा खो गया है तो वो नॉर्थ नाजाबाद या उस इलाके में जो सबसे करीबी एडी है वहाँ पे चलेंगे, और वहाँ पे नहीं तो डेटा होता है आपके पास कि ये नहीं, ये डेटा इस तरह हम सेंट्रलाइज नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा हसास होता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी गलत के हाथ डेटा लगेगा, किसी गलत के हाथ किसी बच्ची की तस्वीर लगेगी, किसी गलत के हाथ बच्चे की तस्वीर लगेगी तो वो मिसयूज हो सकती है, गलत कोई क्लेम आ सकता है। तो वो आते हैं खुद माँ बाप, इनके फिजिकली आए, वो इनको दिखाते हैं। हमने कंप्यूटराइज करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी आने वाले दिनों में थोड़ा सा एक्सेस हम दे देंगे कुछ लोगों को जो एतबार के काबिल हैं। लिमिटेड एक्सेस होगा। लिमिटेड एक्सेस होगा। अच्छा फैसल भाई, ऐसा भी कुछ वाकयात और ऐसे भी कुछ होते होंगे कि बच्चे आपने पहुंचाने की कोशिश की या कोई कनेक्शन हो गया और पता चलिए कि जी वारिस तो है, वाली तो है, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं, स्पेशली माजूर बच्चे जिनको क्लेम नहीं करता कोई भी, और अगर कोई आ भी जाता है तो फिर वो लेके नहीं जाते या मिलने नहीं आते। तो जो माजूर होते हैं ना, जहनी माजूर हों, जिस्मानी माजूर हों, उनको छोड़ के चले जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो बच्चे फिर हमारे पास ही रहते हैं। तो फिर आपकी फैमिली हिस्से में? हाँ, फिर हमारे पास ही, हमारे पास तकरीबन इस तरह के 5000 लोग हैं जो रहते हैं हमारे पास। 5000 जिनको ज़्यादातर लोगों ने डिसोन कर दिया, या आते भी हैं तो 2-3 महीने में एक दफ़ा आएंगे, मिलेंगे, चले जाएंगे, बस यही है। और वैसे टोटल थ्रू आउट आपकी फैसिलिटी के अंदर कितने हैं बच्चे जितने भी मिसिंग होते हैं? ये बच्चे नहीं, हमारे पास टोटल 5000 लोग हैं। बच्चों की अगर हम तादाद लें तो तकरीबन ज़हनी माजूर बच्चे ज़्यादा हैं, तो 7000 के करीब होंगे, 1000 के करीब होंगे। इसमें ज़हनी माजूर भी हैं और नॉर्मल भी हैं, सब मिला के। और इस वक्त एडी फाउंडेशन की सबसे बड़े मसाइल क्या हैं जिसको हल करने की फौरी जरूरत है? हमारे कोई मसाइल नहीं है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बाज़ औक़ात परेशानी होती है। हम चीज़ें मंगवाते हैं रेस्क्यू के लिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस होते हैं। वो हमारी एक एसआरओ दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसमें कुछ आइटम हैं जो कि हम बगैर टैक्स के इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर उन आइटम्स के अंदर जो रेस्क्यू की दूसरी आइटमें भी अगर वो शामिल कर दें, जिसका हम पिछले 10, 12, 15 सालों से लेटर लिख के थक गए, इनका रिस्पॉन्स ही नहीं आता, अगर वो ऐड कर देना तो हमें रेस्क्यू का जो हम सामान मंगवाते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं, इक्विपमेंट मंगवाते हैं, हमें आसानी हो जाएगी। तो वो बाज़ औक़ात हम मंगवा नहीं सकते। एक तो रेस्क्यू का इक्विपमेंट कुछ महंगा होता है, और फिर उस पर टैक्सेस इतना ज़्यादा लगा देते हैं ये कि फिर हमारे लिए वो 3-4 गुना कीमत हो जाती है। एक चीज़ जो $1000 की है वो $3000 की हो जाती है, बहुत महंगी पड़ जाती है। अच्छा, और फैसल भाई ये भी बताएं कि आजकल ट्रैफिक के बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आपका क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी एम्बुलेंस का नेटवर्क चल रहा है, इसमें क्या कोई मसले मसाइल आते हैं ट्रैफिक की वजह से? ये गड्ढे खुदे हुए, मैन होल्स हुए हैं, इसकी वजह से क्या मसले मसाइल आते हैं इनके? जो बंदा बैठा हुआ है पीछे माजूर या बेचारे को हॉस्पिटल में जाना होता है, देखिए हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही बेसिक गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं। तो मरीज से ही आप पूछें कि वो कितनी तकलीफ से इन खड्डों से गुजरता है, उछलता है, और फिर जब इमरजेंसी होती है तो गाड़ी जब तेज़ चलती है और अचानक कोई खड्डा आता है तो उसके लिए बहुत तकलीफदेह होता है, और जल्दी भी पहुंचना है हमें। एक तो ये खड्डे परेशानी का बायस है, और दूसरा ट्रैफिक का जाम होना भी जो है ना वो बहुत परेशानी का बायस है। कि इस पे कोई आपकी अपील है या इस पे कोई आपका कोई हल है? ट्रैफिक जैम तो जो है वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसको बेहतर करे, ट्रैफिक पुलिस का काम है उसको बेहतर करे, उनको
फंक्शन होना चाहिए। और फिर पीक आवर्स होते हैं जब एकदम से छुट्टी होती है, तो दुनिया के अंदर आप दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में भी पीक आवर्स होते हैं जिसमें ट्रैफिक जाम होता है। न्यूयॉर्क जैसा शहर जो है उसके भी पीक आवर्स होते हैं जिसमें ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन एक चीज़ है कि न्यूयॉर्क में अगर ट्रैफिक जाम है और सायरन जब बजता है ना तो उसके लिए रास्ता ट्रैफिक बना लेती है। हमारे यहाँ जो ड्राइवर है ना वो इतना बाशऊर नहीं है और इतना डिसिप्लिन भी नहीं है, तो इसकी वजह से इमरजेंसी व्हीकल भी फंस जाती हैं जिसकी वजह से हमारी कीमती जानें ज़ाया जाती हैं। और ये अगर ट्रैफिक डिसिप्लिन हमारे यहाँ अच्छा हो जाए ना तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों इंसानी जानें बचा सकेंगे। अगर हम सिर्फ डिसिप्लिन हो जाए, लोग सिर्फ ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो बच सकते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे हम दर्जनों मतलब अब साल में हज़ारों जिंदगियां बचा सकते हैं, सिर्फ ट्रैफिक डिसिप्लिन हमें आ जाए। हमें लेन का डिसिप्लिन आ जाए, हमें सिग्नल पे किस तरह रुकना है उसका डिसिप्लिन आ जाए, हमें राउंड अबाउट पे किस तरह दाखिल होना है। इस तरह पाकिस्तानियों को ये तक भी नहीं आता राउंड अबाउट में दाखिल होने का क्या तरीका होता है। ये मुझे भी नहीं आता था, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं लंदन जाके गाड़ी चलाना सीखी तब मुझे पता चला कि राउंड अबाउट पे जो है ना दाखिल होने के कुछ असूल होते हैं। जो पहले आपके यहाँ तो लेफ्ट राइट ड्राइविंग है ना, तो यहाँ लंदन की राइट हैंड ड्राइविंग है, तो जो राइट से आ रहा होता है ना उसको पहला हक होता है जाने का। और जब वो गुजर जाए इसके बाद आप गुजरोगे तो ट्रैफिक जाम नहीं होगी। अगर आप उसके सामने आके खड़े हो जाओगे तो राउंड अबाउट पूरा जाम हो जाएगा। तो ये असूल होते हैं, हमें किसी ने ना बताए हैं और ना ही हमें किसी ने सिखाए हैं। हमें लाइसेंस मिल जाता है, बस जाके हम लाइन में लगते हैं, पैसे जमा कराते हैं, कुछ भी होता नहीं है, वो लाइसेंस हमें दे देते हैं। ना कोई टेस्ट करता है, ना कोई हमसे असूल पूछता है। तो ये सारी टेस्टिंग होनी चाहिए, हमसे सवालात होने चाहिए ताकि डिसिप्लिन आए ट्रैफिक के अंदर। और इस डिसिप्लिन के आने से हज़ारों जिंदगियां बचेंगी। आप डिसिप्लिन से ट्रैफिक चलाएंगे और कोई पीछे से सायरन बजाएगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड वाला है। आप जब ट्रैफिक डिसिप्लिन लैंड डिसिप्लिन कर रही होगी तो आप इतनी जगह होती है कि फिर बीच में से रास्ता निकल आता है, तो फायर ब्रिगेड अगर किसी जगह पहुंच रही है, आग लगी हुई है, तो वो फौरन पहुंच जाएगी। और जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में और गरीब मुल्कों में जिस तरह ट्रैफिक होती है, अगर इस तरह चलेगी तो फिर सब फंसे रहते हैं, लोग मरते हैं। आज कोई और है, कल शायद आप। हाँ, मरते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, पड़े हुए होते हैं, तड़प रहे होते हैं, रेस्क्यू पहुंच नहीं सकती उन तक। ठीक ठीक। अच्छा वसील भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ पर्सनल, मैंने आपको पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए नहीं देखा। आपकी पिक्चर्स मैंने कहीं एम्बुलेंस में या कहीं बिलबोर्ड्स में या कहीं चौराहों पे नहीं देखा, क्योंकि मैं कराची अब ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा हूँ, तो मुझे पर्सनल ब्रांडिंग वाले एनजीओज बहुत दिख रहे हैं। वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मैं उसको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एज अ पर्सन आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं पर्सनल ब्रांडिंग करते। आपका माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम है, एडी फाउंडेशन, एडी साहब का बहुत बड़ी लेगेसी है। आप चाहें तो आप ऐसी ब्रांडिंग कर सकते हैं। पीछे देखिए, हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड एडी साहब का है, उनका चेहरा है, वही है काफ़ी हमारे लिए। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी तशहीर करें ज़ाती। लेकिन खुद की अगर हमारी तशहीर होगी तो हमारे काम से होगी और वो खुद ही हो जाएगी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस काबिल हुआ, मैं इस लायक हुआ कि जो है वो लोग मेरी खुद तशहीर करें, वो असल तशहीर होती है, लोग खुद करें। मैं अपना पैसा खर्च कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ, हर एम्बुलेंस के ऊपर मैं अपनी तस्वीर लगा सकता हूँ, हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। ये पर्सनली आपका ओपिनियन का आपको अच्छा नहीं। अच्छा, इस वक्त एडी फाउंडेशन के आप माशाल्लाह से विजन क्या देख रहे हैं? 2025 का वक्त चल रहा है, क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? हमारे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। हम एजुकेशन के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। हम मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और फिर हमारे फ्यूचर में आगे जाके इन्हीं एजुकेशनल, जो टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ज़रिए पाकिस्तान के जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, छोटे कारोबार होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग्स भी देंगे, इक्विपमेंट भी देंगे, ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इक्विपमेंट आना शुरू हो, लगना शुरू हो। हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे बहुत सारा इक्विपमेंट जो इनको सप्लाई करेंगे और छोटे शहरों के अंदर जाएंगे, हम देहातों में जाएंगे, ताकि जो माइग्रेशन बड़े शहरों की तरफ हो रही है रोज़गार ना होने की वजह से छोटे शहरों में, तो बड़े शहरों के अंदर डिज़ास्टर हो रहा है। एक तो हाउसिंग के इश्यूज आ रहे हैं, घर इतने महंगे हो गए हैं यहाँ पे कि अब आम आदमी नहीं खरीद पाता। यहाँ के रहने वाले भी परेशान हो गए हैं कि घर किस तरह खरीदें। तो माइग्रेशन जब रुकेगी ना और रोज़गार इनको छोटे शहरों में मिलेगा, तो एक तो चीज़ें भी सस्ती बनेगी हमारे यहाँ पे, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिटीज़ टू टाउन्स एंड विलेजेस, ये हमारा टारगेट है।
जो चाइना ने किया था अपने कम्युनिस्ट दौर के अंदर, जिसका फ़ायदा आज चाइना जो है वो पूरी दुनिया से उठा रहा है। तो हमारा भी वही टारगेट है। हमने भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आगे जाके हम पाकिस्तान के जो देहातों के अंदर पुरानी ट्रेड्स, हम जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो इन्होंने हमारे देहातों में सारी ट्रेड्स होती थी। हमारे जो नाम है, हमारे नाम के साथ जैसे लोहार होता है तो ये लोहे पे काम करने वाले होते थे। सोनार होता है तो ये जेवरात पे काम करते थे। कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इस तरीके से कपाड़िया जो है वो कपड़ों का काम, कपड़े बुनते थे। तो ये सारी ट्रेड्स थी, हमारे देहातों में थी। हमारे यहाँ शहरी सिस्टम नहीं था। शहर में तो तबाही मच गई है। यहाँ पे ना हम गटर साफ कर सकते हैं, ना हम पानी दे सकते हैं, ना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। हर गली के अंदर डकैते हैं, हर गली के अंदर लूट मार हो रही है। तो ये सिस्टम वापस देहातों की तरफ जाएगा ना तो हमारे यहाँ खुशहाली भी आएगी। वो बड़े शहरों को मैनेज करना बहुत महंगा होता है। सही बात, उसको मेंटेन इसी तरह तो से कीजिए। हमारा जो विजन है पाकिस्तान को जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिटीज टू टाउन्स एंड विलेजेस है। तो हम उस पर काम बहुत जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मसला है। हाँ, ये टारगेट है हमारा और हम करके दिखाएंगे। हम पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, तहसील लेवल तक जाके जो है वो इंशाल्लाह काम करेंगे और इसका रिजल्ट भी देंगे हम पाकिस्तान से। अच्छा, रसूल पे जाते जाते एक मैसेज दे दें। हमारे शो का नाम है थॉट्स दैट शेप। हम ऐसे थॉट्स निकालना चाहते हैं ऐसे आप जैसे लोगों से जो कि अवाम के अंदर शेप हो। तो अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी थॉट जो है वो शेप हो किसी ना किसी तरीके से? क्या थॉट दैट शेप, थॉट दैट शेप। मैं थॉट दैट शेप का जो मैसेज है और इनका जो प्रोग्राम है उसकी तायद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इन लोगों को अल्लाह कामयाब करे और ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं उनको प्रमोट करे और इससे पाकिस्तान की सोसाइटी अपलिफ्ट होती है। तो उससे हमें खुश होना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। फैसल भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त। वो आपने हमें दिया, हमारे मुल्क को दिया, बच्चों को दिया, बुजुर्गों को दिया। आपकी एम्बुलेंस से कितने लोग बचते हैं। और जिस तरह से आपने अभी बहुत अहम बात बोली कि अगर हम डिसिप्लिन हो जाएं तो बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं। उसके लिए भी आपका सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। तो ये था आज का हमारा एपिसोड फैसल एदी साहब के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे अहम, सबसे अव्वल चीज़ तो ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि सेल्फ ब्रांडिंग हो, ज़रूरी नहीं होता कि अपनी पिक्चर्स हर जगह लगाएं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे एम्बुलेंस पे हो, चाहे दीगर दस्तखानों पे हो, चाहे बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ पर हो। आप अपनी प्रमोशन अपने काम से भी कर सकते हैं, जिस तरह से फैसल एदी साहब कर रहे हैं, जिस तरह से एदी साहब ने किया था। जिस तरह से फैसल एदी साहब ने बोला कि हमारा सबसे बड़ा ब्रांड हमारा नाम है, एदी साहब है, उनके काम है। और फैसल साहब से मिलके बहुत खुशी हुई। उन्होंने एदी साहब की आरामगाह भी दिखाई, किस तरह से वो वहाँ पे बैठते थे और उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई और बिल्डिंग के बारे में भी बताया। बच्चों से भी मुलाकात करवाई, क्लासरूम भी दिखाया और बहुत सारी चीज़ें। और मुद्दे की बात ये भी है कि हम एज एन अवाम अगर ट्रैफिक के कवानीन को सीख लें, अगर हम अपनी गाड़ियों को थोड़ा सा साइड में कर लें, बाइक्स को थोड़ा सा साइड में कर लें, जब एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आए तो शायद सैकड़ों जानें बच सकती हैं। तो आपका और मेरा काम यही है कि जैसी एम्बुलेंस की आवाज़ आए गाड़ी साइड पे लगा ले, एथिकली वे में। ये नहीं कि धड़म कर देंगे तो आपकी गाड़ी भी एम्बुलेंस में जाने शुरू हो जाएगी। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आपका बच्चा या आगे पीछे किसी का बच्चा गुम गया है तो एडी सेंटर लाजमी जाएं, CPLC से रब्ता करें, अपने लॉ एनफोर्समेंट से रब्ता करें और उन पर एतमाद और ट्रस्ट रखें, क्योंकि हमारे पास मुल्क में ऐसे लोग हैं जो हमारा मुल्क बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। एदी साहब को सलाम है, फैसल एदी साहब को सलाम है। अल्लाह इन लोगों को और कामयाब करे और हमारे लिए काम करते रहें ये लोग, क्योंकि हम लोग तो काम करते हैं नहीं। आपने क्या क्या सीखा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की फीड्स, पिंटरेस्ट की फीड्स और लिंक्डइन की एक्टिविटी और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी दूसरे एदी ऑफिस में साइनिंग ऑफ।